हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और हम पढ़ रहे हैं गुप्ता एम्पायर, एक ऐसा एम्पायर जिसने एशियंट इंडिया में अपनी एक विशेष छाप छोड़ी है। हम पढ़ चुके हैं उनके सोर्सेज, उनके अर्ली रूलर्स और अब हम पढ़ चुके हैं इसके अलावा उनका पहला महान शासक। लेकिन अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जो है गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासक। पहला महान शासक पढ़ा और महान शासक पढ़ेंगे, लेकिन सबसे महान पढ़ने वाले हैं वो है कौन? वो है समुद्रगुप्त। ऐसा शासक है जिसके बारे में बहुत कुछ उसके इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में लिख रखा है, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। तो बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कुछ मैंने लिख रखी है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ और कुछ मैं आपको बुक्स में से पढ़ के सुनाने वाली हूँ। तो इतना कुछ है कि आपको अब आपका क्या है काम, कॉपी पेन उठाएं और बस लिखते रहें और एक अच्छे नोट्स बना लें ताकि आपको कहीं कोई समस्या ना आए जब भी आप समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ें। तो समुद्रगुप्त का हमारे पास टाइम पीरियड है 335 से 380 ईस्वी तक। अब देखें यहाँ पे वैसे तो हम क्लियर हो चुके हैं इनके वंशावली के बारे में, हमारे पास गुप्त संवत भी है, लेकिन छोटी सी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ। यहाँ पे 335 से 375 भी आ सकता है, वो यहाँ पे मैंने 380 इसलिए लिखा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर हम जो वंशावली हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली चले तो यहाँ पे 380 ही आता है। लेकिन अगर हम 375 मान के चलेंगे 75, तो वो 5 साल किसके हैं वो इस लेक्चर के बाद जब मैं आपको अगला लेक्चर बताने वाली हूँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, उसमें जरूर बताऊंगी कि ये 5 साल का क्या चक्कर है। लेकिन अभी हम इसको 380 तक ही मान के चलते हैं। तो ये है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का बहुत सारी उपाधियां हैं, धर्म चक्र बंधु, अप्रियत्रथ, अश्वमेघ प्राक्रमांक, व्याघ्र प्राक्रमांक और पराक्रमांक, ये इसकी उपाधियां हैं, ये नोट कर लीजिए। और हम शुरू करते हैं कि आखिर जो समुद्रगुप्त है क्या किया, उसकी क्या खासियत थी, वो कैसा राजा था और उसकी अचीवमेंट्स कौन सी हैं। तो ये माना गया है, जो प्रयाग प्रशस्ति की मैं बात कर रही हूँ, इलाहाबाद का स्तंभ लेख है जो, उसमें ये लिखा हुआ है वो एक दयालु राजा था, एक प्राक्रमांक था, वो एक अच्छा राजनीतिज्ञ और एक ऐसा राजा था जिसने अपने समाज का भी भला किया। तो महान राजे ऐसा ही होते हैं। हाँ, ये माना गया है, उसको कंपेयर भी किया गया है अशोक के साथ कि अशोक एक ऐसा राजा था जिसने युद्ध भी किए और शांति भी स्थापित की। शांति में उसने कौन सी नीति अपनाई? अहिंसा की नीति। लेकिन ये एक ऐसा राजा है जिसने हिंसा की नीति रखी, विजय प्राप्त करता रहा, अंत तक नहीं बैठा आराम से और एक छोटे साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया उसने सिर्फ अपने ही इलाके में नहीं बल्कि उसने दूर देशों तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में दूर दूर तक वो फैला। इसके अलावा विदेशों तक उसने अपने साम्राज्य की धाक जमाई, उसने विदेशी हमलावरों को खत्म करने की भी कोशिश की, उनके ऊपर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कच कॉइन्स। तो समुद्रगुप्त के बारे में ये कहा गया है कि इसके पिता ने इसको गद्दी पहले ही दे दी। तो लेकिन हमें इसी समय के कुछ कॉइन्स मिले हैं, सिक्के मिले हैं जिन्हें कच बोला गया है या काच भी बोला गया है। तो वो क्या कौन है? वो एक राजा का नाम है काच, तो उन्हें काच के सिक्के बोला जाता है, कच के सिक्के। तो ये माना गया है कि शायद समुद्रगुप्त का बड़ा भाई था, उसने शासन किया एंड फाइनली वो गद्दी किसको मिल गई? काच को मिल गई। और फिर उसके बाद काच के बाद समुद्रगुप्त को लगा ये गद्दी मुझे चाहिए, तो समुद्रगुप्त ने उसके साथ युद्ध किया, तो ये गद्दी समुद्रगुप्त ने प्राप्त की। लेकिन इतिहासकार ये बात नहीं मानते, वो कहते हैं काच ही समुद्रगुप्त है और ये समुद्रगुप्त उसकी उपाधि है क्योंकि उसने समुद्र पार करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, उसने दूसरे देशों से संबंध बनाए हैं, तो उसने ये समुद्र नाम की उपाधि धारण की, अपना नाम खुद बदलाव किया है। तो गुप्त तो उनके नाम के पीछे आना ही है। तो काच कौन है? वो समुद्रगुप्त ही है, क्योंकि काच के जो कॉइन्स मिले हैं उस पर लिखा है सर्वराज्योच छेता, ऐसा ही लिखा है। तो जिसका मतलब है सभी राज्यों को हराने वाला, सभी राजाओं को हराने वाला। तो ये सर्वराजोच छेता कौन हो सकता है? वो समुद्रगुप्त ही हो सकता है, क्योंकि गुप्त वंश का सबसे महान शासक हमारे पास समुद्रगुप्त है। तो वो एक ऐसा राजा जो सभी राजाओं को हराने वाला, अच्छी राजनीति स्थापित करने वाला, अच्छा सैनिक, सेनापति,
साथ साथ कौन था, एक अच्छा पोएट भी था, कवि था। उसने कवि राज की उपाधि धारण की। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख पे, वहां पे लिखा है। इसका मतलब वो एक अच्छा कवि था, तो इसीलिए वो कवि राज की उपाधि धारण कर रहा है। इलाहाबाद का स्तंभ लेख उसके समय का एक खास हमारे पास एविडेंस है, सबूत है, जिससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो हम पहले बात करते हैं, है क्या इलाहाबाद का स्तंभ लेख। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है, अब उसके बारे में ये बताती हूं। इसे बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग में है। प्रशस्ति क्या है, प्रशस्ति मतलब किसी राजा की तारीफ में लिखी हुई लाइंस। तो ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी किसने है, जो समुद्रगुप्त का मंत्री था, जिसका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। 30 लाइनों की या 33 लाइन्स, अलग अलग विचार हैं, उसमें ये लिख रखा है। और ये माना गया है, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये कंटिन्यूटी में लिखी गई लाइन्स हैं, हरिसेन ने लिखा है। और इसमें लिखा क्या है, तारीफों के पुल बांधे हैं। राजा के बारे में तारीफें भी की हैं, उसकी बातें भी बताई हैं, उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो वहां पे लिखा हुआ है कि वो एक अच्छा कवि भी था। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में ही हम पहले बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। हमारे पास बुक में से जो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में लिखा है, जिसे हम बोलते हैं इलाहाबाद का स्तंभ लेख, पहली श्रेणी में दक्षिण के 11 राजाओं के विरुद्ध अभियान है। तो ये माना गया है कि प्रयाग प्रशस्ति में ये लिखा कि समुद्रगुप्त ने युद्ध किए, उसे 4 श्रेणियों में बांटा हुआ है। तो जो पहली श्रेणी है उसमें वो दक्षिण में युद्ध करता है। दूसरी श्रेणी में वो आर्यव्रत में युद्ध करता है, 9 राजाओं को हराता है। तीसरी श्रेणी में वो वनवासियों को हराता है जंगल में। चौथी में वो सीमावर्ती और कुछ विदेशी राजाओं को भी वो अपने अधीन करता है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में, अभिलेख में। अभिलेख के एक पद्य में 8 श्लोक हैं और इसमें समुद्रगुप्त के बारे में ही जानकारी मिलती है, शिक्षा के बारे में, उसके राजा बनने के बारे में। ये भी लिखा हुआ है कि वो एक योग्य विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था। इसके अलावा चौथे श्लोक में क्या लिखा है, समुद्रगुप्त के पिता ने अपना उत्तराधिकारी उसे मनोनीत किया, तो उसे आशीर्वाद दिया, समस्त संसार पर राज्य करो। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं, इलाहाबाद के उस स्तंभ अभिलेख में। तो ये बुक वही है हमारे पास वीडी महाजन की। उसके बाद इसके अलावा मैं कुछ और आपको बताना चाहती हूँ, इलाहाबाद के उस अभिलेख में क्या लिखा है। 13वीं पंक्ति में क्या कहा है, समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के 3 राजाओं को पराजित किया, वो हम सब पढ़ने वाले हैं। 19वीं और 20वीं पंक्ति में क्या लिखा है, दक्षिण अभियानों का वर्णन है। 21वीं पंक्ति में अच्युत्य नाग का वर्णन है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, सारा भी बताऊंगी। और उसने 8 राजाओं को हराया, ये भी उसके इसी ही इलाहाबाद के स्तंभ लेख में लिख रखा है। 23वीं 24वीं पंक्ति में कुछ विदेशी शासकों के नाम है, जिसने उसके आगे आत्मसमर्पण किया और अपनी पुत्रियों के विवाह यहाँ पे उन्होंने किए। इसके अलावा इस अभिलेख में बहुत प्रशंसा की गई है। ये लिखा है, समुद्रगुप्त ने अच्छाई का संचार किया, बुराई का नाश किया, वो दयालु था, उसने कई लाख गायें दान में दी, उसने जिन राजाओं को हराया उन्हें उनकी संपत्ति वापस करने के लिए अपने कर्मचारियों को इस काम पे लगाया। गायन तथा संगीत में वो दक्ष था और उसने कविराज की उपाधि धारण की। ये सब कहाँ लिख रखा है, इलाहाबाद के उस स्तंभ अभिलेख में, जिसके बारे में अभी आपसे बात कर रही थी। तो ये है इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। हरिसेन ने उसके बारे में बहुत ही डिटेल में यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद ये माना गया है वो एक अच्छा म्यूजिशियन भी था, मतलब संगीतकार था। और उसके ही एक सिक्के पे हम देखते हैं कि उसने वीणा पकड़ी हुई है, वीणा बजाते हुए उसे दिखाया गया है। तो इसका मतलब है कि उसे कुछ म्यूजिक ऐसे, उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे, जिसके कारण उसे अच्छा संगीतज्ञ कहा गया। तो वो वीणा भी बजा लेता था। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये उसका ही नाम है और उसने समुद्र की उपाधि धारण की है, पराक्रम की उपाधि धारण की है। तो गुप्त उसके पीछे लग ही गया है। अब आते हैं उसके कॉइन्स। तो हमें उसके बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं, गोल्ड के और तांबे के। चांदी के सिक्के शायद नहीं चलाए उसने, लेकिन सोने के बहुत सारे सिक्के मिले हैं। बहुत सारे सिक्कों पे तीर कमान, शेर का शिकार, अश्वमेध यज्ञ करते हुए, दुर्गा, लक्ष्मी, गंगा, विष्णु, गरुड़, युद्ध शस्त्र, ये सब कुछ हमें कहाँ मिला है, उसके सिक्कों के ऊपर मिला है।
तो सिक्कों के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। बड़ा ही अच्छा लिखा हुआ है सिक्कों के बारे में कि सोने के सिक्के चलाए, बहुत सारे सिक्के मिले हमें उसके सोने के। ये माना गया है सोने के सिक्के 8 प्रकार के मिले हैं। तो ये 8 प्रकार में आपको बताने वाली हूँ। 8 प्रकार में पहला प्रकार है पताका प्रकार, दूसरा है धनुर्धर प्रकार, तीसरा है युद्ध परशु प्रकार, चौथा है चंद्रगुप्त प्रथम प्रकार, पांचवा है कच्छ प्रकार, छठा है चीता प्रकार, सातवां है वीणा वादक प्रकार और आठवां है अश्वमेघ प्रकार। अब आपको उन प्रकार के नाम से ही पता चल गया होगा कि इस सिक्के का ये नाम क्यों रखा गया है। अब जैसे देखिए चीता और वीणा वादक है ना, तो ये ऐसे लेख माने गए हैं जिसमें उसकी विजयों के बारे में नहीं पता चलता। चीता प्रकार में मतलब क्या दिखाया गया हो, वो किसी चीते का शिकार कर रहा है। वीणा वादक में क्या दिखाया गया है, वो वीणा बजा रहा है। तो दो तो ऐसे सिक्के हैं जहां से उसकी विजयों के बारे में, हमें उसकी जीत के बारे में नहीं पता चलता, लेकिन बाकी सिक्कों से हमें उसकी बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। अब जैसे धनुर्धर प्रकार सिक्के में क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी विजय के पश्चात अजय पुरुष ने मतकर्मों से स्वर्ग विजय की, यानी कि उसने पूरी पृथ्वी को विजय कर लिया, तब उसने धनुर्धर प्रकार के सिक्के शुरू किए। भी जो उसने अब सबको जीत लिया है तो उसने ऐसे सिक्के जो चलाए उन्हें धनुर्धर प्रकार कहा, जिसमें वो धनुष के साथ दिखाया गया है, भारत के ही अस्त्र शस्त्रों के साथ दिखाया गया है। उसके बाद हमारे पास है युद्ध परशु प्रकार, कृतांत का परशु प्रयोग करते हुए दुर्जय राजाओं के अजय विजेता ने विजय प्राप्त की। अब ये उसके जो सिक्के हैं युद्ध परशु, वहां पे ये लिखा हो, यानी वो युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण राजा रहा है और जो ऐसा अजय राजा है जिसे कोई नहीं जीत सकता, और ऐसे राजाओं को उसने हराया है जो बुरे राजा हैं, शांति स्थापित करने के लिए उसने उसमें ये भी दिखाया है। अब देखिए कैसा दिखाया गया उसे सिक्कों पे, राजा को खड़े दिखाया गया हुआ है, उसने एक टोपी पहनी है, कोट पहना हुआ है, पतलून पहनी हुई है, कानों में उसके छल्ले हैं, हार है, तलवार है और एक हाथ में युद्ध परशु उठाया हुआ है। तो ऐसा शस्त्र उठा रखा है उसने। और पिछले हिस्से में उस सिक्के के सिंहासन पर बैठी है देवी, लक्ष्मी देवी। ये बताना चाहता है कि अब लक्ष्मी देवी का उस पे वो उनका ही आशीर्वाद है जिस वजह से वो जीत रहा है। और इसके अलावा है चंद्रगुप्त प्रकार के सिक्के। तो चंद्रगुप्त प्रकार के सिक्के कैसे होंगे, जिसपे उसने चंद्रगुप्त के बारे में लिखा होगा। तो चंद्रगुप्त कौन, जो पहला चंद्रगुप्त हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें उसने चंद्रगुप्त को दिखाया है तंग कोट में, पतलून में, मुकुट पहने हुए, वही गहने पहने हुए, और उसकी पत्नी कुमार देवी उसके साथ खड़ी है। तो ये माना गया है कि ये सिक्के भी समुद्रगुप्त ने चलाए हैं, इसलिए इन्हें चंद्रगुप्त प्रकार के सिक्के कहते हैं। और है हमारे पास कच्छ प्रकार के सिक्के। तो ये कच्छ प्रकार के सिक्के मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसपे राजा के बारे में लिखा हुआ है और शायद वो खुद समुद्रगुप्त ही है। चीता प्रकार के सिक्के, जिसमें चीते को वो मार रहा है। वीणा प्रकार के सिक्के वो मैं बता चुकी हूँ कि वो वीणा बजाता हुआ दिखाया गया है। और इवन उस सिक्के पे ये लिखा भी हुआ है महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त, पिछली साइड पे मुद्रा लेख में। तो ये वो कॉइन्स है, मैंने आपको बताया कि इन पे राजा का चित्र भी है और कुछ ना कुछ लिखा भी हुआ है। तो ये मुद्रा लेख कहलाते हैं। और मुद्रा लोक, इसी मुद्रा लेख के पिछले भाग में सरस्वती का चित्र है और लिखा है समुद्रगुप्त। तो आगे वो वीणा बजा रहा है, पीछे वहां पे सरस्वती का चित्र दिखाया हुआ है। तो सरस्वती को हम म्यूजिक की देवी भी मानते हैं, और समुद्रगुप्त लिखा है तो पता चलता है ये उसके ही सिक्के हैं। और उसके बाद है हमारे पास अश्वमेघ प्रकार के सिक्के। तो अश्वमेघ यज्ञ आपको पता चल चुका है अब अच्छी तरह से क्या होता है। घोड़े की बलि देते हुए बलि वेदी के पास खड़ा दिखाया गया है राजा, और उसने उसके पिछले हिस्से पे लिखा हुआ है अश्वमेघ पराक्रमांक, जो उपाधि उसने धारण की है। तो ये हैं सिक्के। और राजा रानी को दोनों को आभूषण पहने हुए दिखाया गया है, देवियां हैं उस पे, विष्णु है, गरुड़ है। देखिए कितना कुछ ऐसा है जो सिक्कों पे ही लिखा हुआ है। तो इस तरह के सिक्के उस वक्त चलाए गए हैं, और उनकी 8 प्रकार भी आपको पता चल चुकी है कि कौन से हैं। सोने के और तांबे के सिक्के हैं, ये उनकी खास बात है। उसके बाद आता है उनका धर्म कौन सा था। तो माना गया है कि वो हिंदू धर्म को ही मानता था। उसके बहुत सारे सिक्कों में ब्राह्मणों को दान देते हुए उसे दिया गया है। उसने बहुत सारी गायें दान की, काऊ, और बहुत सारे सिक्के, सोने के सिक्के दान किए, कॉइन्स।
तो वो हिंदू धर्म को ही मानता था, लेकिन वो कट्टरवादी नहीं था, क्योंकि उसने दूसरे धर्मों के साथ भी अच्छे संबंध रखे, टॉलरेंस रखी, उनके ऊपर जबरदस्ती अत्याचार नहीं किए। कैसे पता चलता है? क्योंकि उसके समय में बुद्ध धर्म के दो महान विद्वान असंग एंड वसुबंधु, एक है असंग, दूसरे हैं वसुबंधु, उस दौरान ये उसके दरबार में थे और वो बुद्ध धर्म को मानने वाले थे और उन्होंने बुद्ध धर्म से रिलेटेड वहाँ पे कुछ लिटरेचर लिखा। ये यहाँ की इनकी टॉलरेंस के बारे में बताता है कि वो कट्टरवादी राजा भी नहीं था। अब इतना कुछ एक राजा में होना बताता है कि वो बहुत महान था। अभी तो हमने उसकी अचीवमेंट्स पढ़नी है। इसके बाद एक और उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसे कहा गया है भारत का नेपोलियन। अब आपको पता है नेपोलियन कौन है? मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा और बहुत सारों को नहीं पता होगा। जो नए हैं इतिहास में वो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नेपोलियन के बारे में जानते हैं। जैसे हम हिटलर और नेपोलियन का नाम बड़ी आसानी से लेते रहते हैं। तो नेपोलियन फ्रांस का शासक, ये माना गया है कि जब फ्रांस में क्रांति हुई तो वो क्रांति सफल होने के बावजूद भी वहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो सका। तो जो नेपोलियन था फ्रांस में, उसने 1796 में अपनी सैनिक शक्ति तैयार कर ली। फिर उसने 1804 में अपने आप को वहाँ का राजा भी घोषित कर दिया। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत पूरे यूरोप पे उसने अधिकार करने की कोशिश की। उसने फ्रांस के साथ लगते सभी देश जीत लिए और एक बड़ा फ्रांस खड़ा करके रख दिया। फिर उसे लगा कि इंग्लैंड ही जीतना रह गया है, तो उसने इंग्लैंड के ऊपर भी जीतने की कोशिश की, लेकिन वो उसे जीत नहीं पाया, यूनाइटेड किंगडम को। फिर उसने वहां पे शुरू की थी कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था। तो ये सब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी। अभी हम एशियन इंडिया की बात करें तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, नेपोलियन ऐसा व्यक्ति था जिसे महान इसीलिए बोला गया है क्योंकि उसने जितनी भी लड़ाइयाँ करी वो जीतता ही रहा। वो अपने हर काम में आगे बढ़ता रहा। उसने बहुत कुछ किया फ्रांस में, लेकिन वो हारा भी, एक युद्ध में हार भी गया। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ और उसमें वो हार गया। उसके बाद उसे बंदी बना लिया गया, वो खत्म हो गया। लेकिन जितना समय वो रहा वो बहुत महान एक ऐसा राजनीतिज्ञ बन के रहा कि वो जहां भी जाएगा जीत जाएगा और लोग उससे डरते थे। तो शायद इसीलिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा गया है। तो नेपोलियन आ रहा है बाद में, समुद्रगुप्त है पहला का राजा, तो फिर से क्यों नेपोलियन कह रहे हैं? अब ये क्वेश्चन होता है बच्चों का कि नेपोलियन को समुद्रगुप्त क्यों नहीं कहा गया, समुद्रगुप्त को नेपोलियन क्यों कहा गया है? क्योंकि हम पहले नेपोलियन के बारे में पढ़ चुके थे और नेपोलियन का इतिहास सारा लिखा हुआ है, प्रूफ है। और जब हम पीछे ही पढ़ना शुरू किया इतिहास, तो एशियंट इंडिया में भी हमें एक ऐसा शासक मिला जो बड़ा ही महान था। और लोग प्रेजेंट के बारे में पहले जानते हैं, पास्ट के बारे में बाद में जान पाते हैं, जो पहले से बीत चुका है, जो हमारे पूर्वजों का है। तो जब वो पढ़ा तो वहां पे लगा कि जैसा नेपोलियन है वैसा एक पहले भी राजा था और ऐसी इसीलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। लेकिन समुद्रगुप्त में नेपोलियन से बढ़ के भी बहुत कुछ था। हालांकि वी.ए. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को, पर बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, नेपोलियन तो कुछ नहीं, समुद्रगुप्त का कोई मुकाबला ही नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये कभी हारा ही नहीं, किसी एक युद्ध में भी नहीं हारा। दूसरी बात, उसने इस तरह की कोई नीति नहीं अपनाई जिसकी वजह से उसे किसी तरह की कोई बदनामी का सामना करना पड़ा हो। जैसे कि नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम को शुरू किया तो उसके बहुत विरोधी खड़े हो गए, तो इसका कोई विरोधी भी नहीं खड़ा हुआ और अंत तक वो जीतता ही रहा। और जीतने के बाद जब उसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया तो उसके साम्राज्य को कोई खत्म नहीं कर पाया। उसके पुत्रों को वो एक वरदान मिला, इतना महान साम्राज्य। लेकिन नेपोलियन के साम्राज्य को तो उसके खत्म होते ही ऐसी कॉन्फ्रेंसेस बुलाई गई कि पूरे फ्रांस को दोबारा से छोटे रूप में खड़ा कर दिया गया। तो ये समुद्रगुप्त का साम्राज्य महान साम्राज्य है जिसमें उसने बहुत ऐसे काम किए हैं जो हैं उसकी अचीवमेंट्स, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी इसे आप उसकी उपाधियां सारी नोट कीजिए और ये सारा नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इसके बारे में जो इसकी प्राप्तियां हैं। ठीक है, तो हमने ये नोट कर लिया, इतना हमें पता चल गया कि वो कैसे एक महान शासक है, क्यों उसके बारे में इतनी बात होती है। तो वो उसमें ऐसे उसे हम ऑलराउंडर बोल देते हैं। ठीक है, उसे सब कुछ ही आता है, उसे सिर्फ युद्ध करने नहीं आते, उसे सब कुछ आता है। ये आप उसकी इन सारी बातों से समझ चुके होंगे। अब आगे उसकी प्राप्तियां। तो प्राप्तियों में हम सिर्फ उसकी लड़ाइयां नहीं देखते, ये भी देखते हैं कि इसके अलावा उसकी क्या प्राप्ति थी। तो वैसे तो ज्यादातर उसकी लड़ाइयों की ही बात करूंगी, लेकिन कुछ और बातें हैं जो उसकी प्राप्तियां हैं, जैसे दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध होना। तो सबसे पहले हमारे पास आता है उसकी कौन सी प्राप्ति है? हाँ,
उत्तरी भारत की जो उसने विजय प्राप्त की है। तो उत्तरी भारत की लड़ाइयां हैं, ये माना गया है। पहले उसने 3 राजाओं के साथ युद्ध किया। वो 3 राजे कौन से हैं? अच्युत है, नागसेन है और गणपति है। तो ये रट लीजिए, ये 3 राजा के नाम आपको रटने ही हैं, अच्युत, नागसेन और गणपति। अच्युत है अहिच्छत्र का राजा, नागसेन है मथुरा का राजा, गणपति है पद्मावती का राजा। तो बुक्स में बड़ा उल्टा पुल्टा इधर उधर सब कुछ लिखा होगा, तो आप भूल जाइए। तो ऐसे ही याद कर लीजिए अगर मुझ पे भरोसा है। और दूसरी बात, अगर तो आप अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इनमें से कुछ आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं या आप पीजी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं तो इसमें से कुछ भी मत छोड़ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ लीजिए कि मैंने कितनी बुक्स को पढ़ के उसको छान के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे लिख रखी हैं। बहुत कुछ है समुद्रगुप्त के बारे में, बुक्स पढ़ोगे तो क्या छोड़ें क्या लिखें आप कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन अगर आप पीजी क्लासेस हैं और या कुछ पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरह से तो फिर इसे मत भूलें। तो अगर आप यूजी क्लासेस के हैं तो आपकी बुक्स में कम मटेरियल है और आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। कोई इतना मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है अगर आपको इंटरेस्ट है। तो ये है उसके 3 राजा जिसके साथ उसने युद्ध किया, अच्युत, नागसेन और गणपति। तो इनको हरा दिया। उत्तरी भारत में उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया जिसे हम बोलते हैं आर्यव्रत। आर्यव्रत में उसने अपना राज्य स्थापित किया और वो दक्षिणी भारत को जीतने के लिए निकल पड़ा। तो पीछे से ये हारे हुए राजा इकट्ठे हुए, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उसके बाद उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो समुद्रगुप्त को दोबारा से युद्ध करना पड़ा जिसे हम बोलते हैं 9 राजाओं का युद्ध। तो 9 में से 2 राजा तो यही थे इनके, नागसेन और अच्युत। इसके अलावा 9 थे जो उनके नाम मैं आपको सुनाने वाली हूं, वो आप नोट कर लीजिए, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखे। रुद्रदेव बुंदेलखंड से, मतिल बुलंदशहर से, चंद्रवर्मन दक्षिणी राजपुताना से, नंदीनाग मध्य भारत से, बालवर्मन पूर्वी भारत से, नागदत्त मध्य प्रदेश से, गणपति नाग मथुरा से, अच्युत बरेली से, नागसेन पद्मावती से। तो ये तीनों और इसके अलावा जो मैंने बाकी नाम लिए हैं, तो अगर आपका मन है तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज ये 3 तो हम याद रखेंगे। फिर उसने इन 9 राजाओं से युद्ध किया, उन्हें हरा दिया, उनका खात्मा कर दिया और पूरे आर्यव्रत में किसका राज हो गया? समुद्रगुप्त का राज हो गया। तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। वो ऐसा राजा है जिसने छोटे छोटे राज खत्म किए हैं और एक बड़ा राज स्थापित किया है। तो भारत का वो छोटे छोटे राज वाला पंगा उसने खत्म ही कर दिया। फिर वो आता है आठविक किंगडम जो है, आठविक राज्य हैं, उसमें उसने 8वीं वो हैं जो जंगली इलाके हैं, जंगलों में। तो दक्षिणी भारत की तरफ जाने के लिए पहले उसे जंगलों का सामना करना पड़ा। तो जंगलों में सेंट्रल इंडिया जो मध्य भारत के जंगल हैं, उसने आलवक जो गाजीपुर का इलाका है, डमाल जिसे बोलते हैं जबलपुर का इलाका, तो वहां पे उसने हमले किए, युद्ध किए और जीता भी। और इन जंगली इलाकों को हरा के उसने यहाँ पे भी अपना अधिकार किया। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? एरन अभिलेख में। जो एरन का अभिलेख है वहां से हमें ये जानकारी मिलती है। फिर आती है दक्षिणी भारत की जीत। दक्षिणी भारत के उसने 12 राजाओं के साथ युद्ध किया, इसे कहते हैं दक्षिणापथ, दक्षिणी भारत की जीत। तो 12 राजाओं के साथ जो युद्ध किया है उनके नाम भी हैं मेरे पास। उसने कौशल पे हमला किया है और मैं आपको नाम के बारे में जानकारी देती हूं अगर आप नोट करना चाहें तो। सबसे पहले उसने कौशल पे हमला किया और उसने बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर के इलाके जीत लिए। वहां का राजा था महेंद्र, वो मैंने वहां पे लिख रखा है। उसके बाद उसने उड़ीसा की तरफ वो बढ़ा और वहां पे उसने महाकांत्र इलाके में हमला किया और व्याघ्र राज को हराया। इन 2 के बाद 10 और हैं, 12 राजाएं हमने पढ़ने। 12 राजों में से 10 जो नेक्स्ट हैं वो हैं पिश्तपुर का महेंद्रगिरी, कोटूर का स्वामीदत्त, कांची का विष्णुगोप, वेंगी का हस्तिवर्मन, पालक का उग्रसेन, एरंडपल का दमन, देवराष्ट्र का कुबेर, कौराल का मंतराज, अवमुक्त का नीलराज, कुस्थलपुर का धनज्य। तो ये 12 नाम है आपके पास। 12 में से 2 तो आप पक्का ही याद रखना, एक तो कौशल का, महेंद्र का,
और उड़ीसा का व्याघ्रराज का। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? प्रयाग प्रशस्ति से, इलाहाबाद के स्तंभ लेख से। उसमें लिखा है कि उसने दक्षिण के राजाओं के लिए एक अलग ही नीति रखी। उत्तर में उसने दिग्विजय की नीति रखी। दिग्विजय यानी तलवार के साथ सबका खात्मा, कोई माफी नहीं। अगर नहीं आप मेरी अधीनता स्वीकार कर रहे हो तो इनको खत्म कर दो, मार ही डालो। तो उसने ऐसा ही किया। लेकिन जो उसकी दक्षिण की नीति है, इसे धर्म विजय बोला गया है। धर्म विजय का यह मतलब नहीं कि इनके साथ युद्ध नहीं करने, मतलब कुछ और है, जिसमें 3 नीतियां हैं। पहले है ग्रहण, यानी अधिकार कर लेना। तो कुछ ऐसे इलाके उसने उन पे अधिकार कर लिया क्योंकि उन्होंने अधीनता नहीं स्वीकार की। दूसरे हैं मोक्ष, यानी मुक्त ही कर देना। और जो ऐसे इलाके जो राजा हार ही नहीं मान रहे, उनको मार ही दिया, मोक्ष की प्राप्ति करवा दी। और तीसरा है अनुग्रह, यानी राज्य लौटा देना, दया करना। तो बहुत सारे ऐसे राजा थे, 12 में से बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने उसकी अधीनता को माना, उसे टैक्स देना मंजूर किया। तो उस नीति को बोला गया है अनुग्रह। तो इस तरह से उसने ये 3 नीतियों के साथ दक्षिण में अधिकार किया, क्योंकि उसे पता था इतनी दूर वो दक्षिण में बार बार नहीं जा सकता, तो यहाँ पे पक्के पैर पसारने मुश्किल होंगे। तो बार बार वो वहां से आ भी नहीं पाएगा पाटलिपुत्र से। तो दक्षिण में उसने बहुत सारे राजाओं को उनके राज्य वापस दिए और फाइनली हर साल टैक्स लेना मंजूर किया और बहुत सारा सोना और बहुत धन दौलत लेके वो वापस अपने राज्य पहुंचा। तो जो हमारी उत्तर की विजय है उसको बोला गया है प्रसभोधरन, याद करना है तो कर लीजिए। और दक्षिण को बोला गया है ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह इकट्ठा कर दिया गया है। उसके बाद हमारे पास आती हैं फ्रंटियर स्टेट। तो कुछ सीमावर्ती इलाकों पे उसने हमले किए, साउथ ईस्ट बंगाल में, ढाका में, कामरूप, नेपाल। तो ये सारे किंगडम्स हैं, राजतंत्र हैं, यहाँ पे उसने हमले किए और इनको अपने अधीन कर लिया। ये सीमावर्ती इलाके हैं। लेकिन इन किंगडम्स के अलावा, राजतंत्र के अलावा कुछ गणतंत्र भी हैं, रिपब्लिक स्टेट्स भी थी, वो भी उसकी अधीनता उन्होंने स्वीकार की। वो हैं मालव, अर्जुनायंस, यदेह, अभीर और मुद्राक्स। तो आप इनके नाम याद कर सकते हैं, आपकी बुक्स में भी लिखा ही होगा। उसके बाद आता है उसका फॉरेन पावर्स, विदेशों के साथ कैसे संबंध रहे। तो विदेशों में ये नहीं कि वो दूर दूर देशों में गया, कुछ विदेशी हमलावर भी भारत में रह रहे थे। जैसे हमने पहले पढ़ लिया, विदेशी कौन है? शक है, कुषाण हैं और ग्रीक्स हैं, यवन। तो उसने इनके साथ भी युद्ध किया। उनमें से जो शक हैं और कुषाण हैं, इन दोनों के साथ उसने कुछ युद्ध किए हैं और इनके साथ संबंधों में बदलाव आया है। और ये माना गया है इन शक और यवन और मरुंड लोगों ने अपने राज्य में समुद्रगुप्त के नाम के सिक्के चलाए। तो इसका वाला इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। इनके बारे में यह भी कहा गया कि 3 तरह की नीति यहां भी थी। आत्मनिवेदन, मतलब जो कि निवेदन करते हैं और इसके अधीन हो जाते हैं। दूसरे है कन्योपायन। कन्योपायन मतलब अपनी पुत्री का विवाह करके इससे डर खत्म कर लेते हैं। और तीसरा है गुरुत्वमंदक। गुरुत्वमंदक मतलब उसको गुरु मान लेते हैं और हर साल टैक्स देते हैं और अपने राज्य को खत्म कर देते हैं। तो ये वही पढ़ें जिनको बहुत इंटरेस्ट है, बाकी छोड़ सकते हैं, मैं फिर बता रही हूँ, लेकिन पढ़ना जरूर है। अगर नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं। तो फॉरेन में उसके विदेशी हमलावरों के साथ अच्छे संबंध बने, जो इंडो सीथियन हैं, जो इंडो पार्थियन हैं, या हमारे पास पल्लव हो गए और कुषाण वंश के लोग हैं, और मंद्रुक है, ठीक है, मुरंड लोगों के साथ। इसके अलावा उसके श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध रहे। कैसे श्रीलंका के अच्छे संबंध रहे? तो श्रीलंका का जो राजा है वो है मेघवर्मन। तो उसने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को भारत भेजा, वो यहाँ घूमने फिरने आए और फिर वो यहाँ से वापस जाके राजा को बताते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। तो जो मेघवर्मन है वो अपना एक राजदूत भेजता है समुद्रगुप्त के पास और कहता है कि हमें यहाँ पे एक बौद्धि मठ बनाने की परमिशन दीजिए बौद्ध गया में, क्योंकि हमारे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे घूमने आते हैं तो उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती। तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन की वो रिक्वेस्ट किसने मानी है? समुद्रगुप्त ने मानी है। उसने बौद्ध गया में श्रीलंका के लोगों के लिए बौद्धि मठ बनाने की परमिशन दी। तो वहां पे बौद्धि मठ बनाया गया। बौद्ध गया में 3 मंजिलों की इमारत बनाएगी, 6 बड़े बड़े हॉल है वहां पे पिलर्स लगे हुए हैं और बहुत ही मशहूर बौद्धि मठ माना गया है।
तो वहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ भी स्थापित की, सोने चांदी की, हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई। तो ये अच्छे संबंध की ही एक निशानी है कि श्रीलंका के राजा की बात मानना और यहाँ पे एक बौद्ध मठ स्थापित करना। तो ये राजा की रिलीजियस टॉलरेंस भी है, ये उसके फॉरेन गुड रिलेशन भी हैं। तो ये एक अच्छा और एक ऐसा राजा है जिसने गुप्त साम्राज्य को शिखर तक पहुंचा दिया। तो उसका साम्राज्य नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में नर्मदा तक, ईस्ट में बंगाल से लेके वेस्ट में पंजाब तक, और इसके अलावा कुछ ऐसे इलाके जैसे शकों कुषाणों ने, अब शक कुषाण भारत से तो निकल चुके हैं, धीरे धीरे थोड़े ही रह गए हैं, लेकिन अफगानिस्तान तक के इलाकों तक भी समुद्रगुप्त पहुंचा, नेपाल तक भी पहुंचा। तो ऐसे उसने सभी इलाकों तक, और सिंहल द्वीप बोला गया है श्रीलंका को, सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप तक अच्छे संबंध स्थापित करना ये उसकी खास प्राप्ति ही रही है। तो ऐसे महान राजा के बारे में पढ़ना और हमारे देश का एक ऐसा महान राजा होना, ये हमारी बहुत बड़ी प्राप्ति है। समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को। तो ये है समुद्रगुप्त, अच्छी तरह से पढ़ें, महान राजा के बारे में अच्छी तरह से पढ़ें। इसके बाद हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, साथ में वो 5 सालों का क्या सस्पेंस है वो बताने वाली हूं मैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू।